वेलकम टू द्रौपदी एजुकेटेड चैनल। आज मैं आपके सामने C4 लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के साथ उपस्थित हूँ। इसमें 3 यूनिट को पढ़ना है। 3 यूनिट में फर्स्ट यूनिट में है लर्नर एंड देयर लैंग्वेज। इसके भी 5 भाग हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट पर मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, वेरियस फॉर्म्स, सिस्टम एंड देयर प्रॉपर्टीज। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अर्थात भाषा का अर्थ, विविध रूप, व्यवस्था एवं गुण। भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन एवं माध्यम है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बनता है। बुद्धि तथा चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सका है। भाषा मानव तथा संसार के बीच संबंध स्थापित करने वाली एक अमूल्य निधि है, जिसके माध्यम से आज मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ उन्नतशील और प्रगतिशील मानव के रूप में स्थापित या विराजमान है। मनुष्य अपने विचार, अनुभूति, भाव आदि को ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। भाषाविद स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। अब चलते हैं दूसरे भाषाविद ने कुप्पुस्वामी के अनुसार संप्रेषण को एक पारंपरिक प्रतीक के रूप में भाषा को परिभाषित किया है। इसी परिभाषा को हम मल्टीलिंगुअल इंग्लिश में हम देखते हैं। लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू कन्वेंशनल सिंबल। लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू कन्वेंशनल सिंबल। उसके बाद हम देख लेते एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार भाषा में कुछ स्वच्छ प्रतीकों के प्रयोग द्वारा किसी सामाजिक समूह के सदस्य अंतःक्रिया एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी को पुनः इंग्लिश में देखते हैं। लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज ए arbitrary system of vocal symbol by means of which human being as member of a social group or participants in a culture interact and communicate. उपयुक्त परिभाषाओं एवं भाषा के मूलभूत बातों को ध्यान में रखकर हम भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मानव समुदाय द्वारा उच्चरित स्वन संकेतों की वह यादृच्छिक प्रतीकात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा विचारात्मक स्तर पर मानव समुदाय विशेष परस्पर संपर्क स्थापित करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। ध्वनि संकेतों से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ध्वनि संकेत रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं, परंतु आवश्यकता अनुसार नए नए बनते भी रहते हैं, और साथ ही हर वर्ग एवं समाज का ध्वनि संकेत एक दूसरे ध्वनि संकेतों से अलग या भिन्न भी होता है। हम कह सकते हैं कि भाषा एक साधन है, जिसका प्रयोग हम अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को व्यक्त करने और संप्रेषित करने के लिए करते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें दूसरों के साथ संवाद करने और अपने विचारों को साझा करने में मदद करता है। भाषा के विविध रूप जो हैं वह भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी होता है, प्रयोग के आधार पर भी होता है, निर्माण के आधार पर भी होता है, मानकता के आधार पर होता है, ऐतिहासिकता के आधार पर होता है।
और समेकित रूप से भाषा के विविध रूप को हम यदि देखते हैं तो वहाँ पर मौखिक अर्थात मुंह से उच्चारण होने वाले जो अभिव्यक्ति है वह मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जो अपनी विचारों की अभिव्यक्ति को लिखकर कागज पर लिखकर व्यक्त किया जाता है वह लिखित भाषा है। चित्रात्मक भाषा अर्थात ड्राइंग के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है या कहा जाता है, वो चित्रात्मक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा अर्थात इशारों के माध्यम से भी बात किया जाता है, वह सांकेतिक भाषा के रूप में है। गणितीय भाषा जैसे 9 2 11 होना, यहाँ पर गणितीय भाषा का प्रयोग है। संगीतीय भाषा लय के माध्यम से भी हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं जो संगीत के रूप में जाना जाता है। नृत्य भाषा नृत्य के माध्यम से भी अपने भावों की या भाषा के विविध रूपों की अभिव्यक्ति होती है। थैंक यू। भाषा व्यवस्था लैंग्वेज सिस्टम भाषा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाला जो है व्याकरण होता है। विभिन्न व्याकरणिक कोटि के आधार पर ही भाषा को व्यवस्थित रूप मिलता है। इसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल आदि प्रमुख कोटियाँ हैं। स्पष्ट रूप से भाव अभिव्यक्ति के लिए भाषा की व्यवस्थित और अनुकूल रचना की आवश्यकता होती है। इसलिए भाषा व्यवस्था में व्याकरणिक कोटियों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। साथ ही भाषा प्रणाली के कुछ प्रमुख घटक का भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे ध्वनि प्रणाली, यह ध्वनि को नियंत्रित करता है। व्याकरण प्रणाली, यह भाषा के व्याकरण प्रणाली को नियंत्रित करता है। शब्दकोश प्रणाली, यह प्रणाली भाषा के शब्दकोशों को संग्रहित करता है। अर्थ प्रणाली, यह प्रणाली भाषा के अर्थों को नियंत्रित करती है। प्रसंग प्रणाली, यह प्रणाली भाषा के प्रसंगों को नियंत्रित करती है। भाषा के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा परंपरागत है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा जो है परंपराओं से चली आ रही है। व्यक्ति परंपरा तथा समाज के साथ रहकर उसका अर्जन कर सकता है, सीख सकता है। एक व्यक्ति उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, किंतु वह उसमें परिवर्तन कर सकता है। यदि भाषा का कोई जनक तथा जननी है तो वह परंपरा और समाज ही है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, अर्थात भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि अमुक भाषा का अंतिम रूप अमुक है। भाषा से हमारा अभिप्राय जीवित भाषा से है। मृत भाषा का अंतिम रूप अवश्य अंतिम हो सकता है, किंतु जीवित भाषा में यह बात नहीं होती है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। इसके बाद भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर ले जाती है। पहले व्यक्तियों का विचार था कि भाषा वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर जाती है, लेकिन भाषा जो है दोनों ही स्थितियों से होकर गुजरती है। दोनों में ऐसी कोई तथ्य नहीं रह गया है। भाषा वस्तुतः संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर ही जाती है। वियोग से तात्पर्य होता है विघटित होना। जैसे अगर संस्कृत में देखते तो मोहनः खादति से मोहन खाता है का हो जाना। यह कहा जा सकता है कि संस्कृत रूप से हिंदी में आना वियोगात्मक है। उसके बाद भाषा अद्यतन सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन व्यक्ति समाज में रहकर ही कर सकता है। वास्तविकता यह है कि भाषा का जन्म जो है समाज में ही होता है, उसका विकास समाज में होता है तथा उसका प्रयोग भी समाज के अंदर ही होता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाती है।
भाषा शुरू शुरू में स्थूल होती है, धीरे धीरे वह सूक्ष्म भाव विचारों के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म तथा अप्रौढ़ से प्रौढ़ होती जाती है, परंतु ये सभी बातें प्रयोग पर निर्भर करती है। वर्तमान समय की हिंदी प्राचीन समय की हिंदी की तुलना में सूक्ष्म प्रौढ़ है, परंतु संस्कृत की तुलना में उसे सूक्ष्म प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदी अभी तक अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर विकसित नहीं हुई है, जिनमें संस्कृत आज से हजारों साल पहले हो चुकी है। इसके बाद है भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, मतलब मनुष्य जो है भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है। इस तथ्य की पुष्टि कई उदाहरणों से की जा सकती है, जैसे यदि कोई बच्चा अंग्रेजी के वातावरण में पालन पोषण होता है, एक बच्चा का यदि अंग्रेजी के माहौल में उसका पालन पोषण होता है तो वह अंग्रेजी ही सीखता है, और जिस बच्चे का पालन पोषण हिंदी, मगही या भोजपुरी, मैथिली आदि के क्षेत्रों में होता है तो वह बच्चा वहाँ की भाषा को सीखता है। अतः स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति है। भाषा का अर्जन जो है अनुकरण के द्वारा होता है। बच्चा के सामने यदि माँ रोटी को रोटी कहती है तो वह उसे सुनता है और धीरे धीरे उसका प्रयोग वह करने लगता है। मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चा या व्यक्ति शुरुआत में अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखता है। इसके बाद भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। उसके बाद हम आते हैं भाषा चिर परिवर्तनशील है। वस्तुतः भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जा सकता है, लिखित रूप तो उसके पीछे चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परंतु अनुकरण हमेशा ही अपूर्ण होता है। इस कारण भाषा में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। अनुकरण पर शारीरिक तथा मानसिक विभिन्नता का भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी सूक्ष्म विभिन्नता भी भाषा परिवर्तन के कारण बन जाती है। थैंक यू।